चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब लास्ट आप लोगों को यही बताए हुए थे स्पेसिफिक्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब जो गैस का जो काइनेटिक थ्योरी जो था तो उसका दो एबिलिटी, दो स्पेसिफिक्स हम आप लोग बता चुके थे। एक यही हम आप लोग बताए हुए थे कि गैसेस कंटेन मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने बीच में बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कंटेन करते हैं। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा तो वो फ्री स्टेट में नहीं घूम सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक वह नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये देखा गया जैसे एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में गैस का पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये सभी के सभी जो है गैस का पार्टिकल है। अब ये जो गैस के पार्टिकल है तो इसके बीच में स्पेस है कि नहीं, एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस है जिसे हम लोग डी के द्वारा इंडिकेट करेंगे, या इसे आर के द्वारा भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, या इसे एस के द्वारा भी। तो इसे डी भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं। ये सभी के सभी जो होते हैं ना ये डिस्टेंस को ही इंडिकेट करते हैं। तो आर जो होता है ये अक्सर फिजिक्स में और मैथ्स में इसका यूज होता है, जो आप लोग जानते हैं आर मींस रेडियस होता है, ओके। लेकिन यह भी एक डिस्टेंस का ही इंडिकेटर इसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अदर स्टेट के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात हम करते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर में अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ बात होती है कि स्पेस जब ज्यादा होती है तो अब यहाँ पे फोर्स यहाँ पे कम होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को अगर दूरी पर रखा जाए तो उनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को पास पास रखा जाए तो इसका फोर्स और इसका फोर्स एक साथ मिलकर वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। हम इससे बात करते हैं, इस मार्कर की बात करते हैं, अगर इसको तोड़ने के लिए हम कहें तो एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर अगर रखते हैं तो कम फोर्स लगाने पर ये टूट सकता है। लेकिन अगर यही इसका स्पेस कम कर देते हैं, डिस्टेंस को यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, अब यहाँ पे हम खूब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब कहीं जाके टूट सकता है, नहीं तो वो भी नहीं टूट सकता है। इसका मतलब स्पेस ज्यादा था तो फोर्स वहां पे कम लगा रहे थे, लेकिन स्पेस जैसे कम हुआ वैसा ही फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ा। तो ये एक दूसरे के जो होते हैं ना इनवर्सली होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर स्पेस को बढ़ाएंगे तो वहां पे फोर्स कम होगा, अगर स्पेस को अगर कम करते हैं तो फोर्स वहां पे ज्यादा अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड लिक्विड इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना वो गैस के कंपेयर में कम होता है। यही दोनों एबिलिटीज हम आप लोग बताए हुए थे। उसके बाद ये भी हम आप लोगों को ओरल रूप से समझा दिए थे कि गैस के पार्टिकल होते हैं जिस कंटेनर में रखा जाता है उसमें सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेटमेंट हम लोग यही लिखेंगे, द गैस मॉलिक्यूल, द गैस मॉलिक्यूल्स वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, फ्रीली मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ कंटेनर। इसका मतलब होगा कंटेनर के सभी संभव दिशाओं में गैस के अणु गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, याद आते हैं। अब देखिए मूवमेंट होने का भी रीजन इसमें क्या है,
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होने के कारण उनके अंदर मूवमेंट रहती है। हम इस मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर को अगर यहाँ पे रख दिया जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक दूसरे से ज्वाइन है, अटैच है। अब कहीं भी जाएंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ जाएंगे, तो इसमें वेट है, मास है ज्यादा, इस कारण से रुके हुए रह रहा है। लेकिन अगर वही लिक्विड की बात हम करते हैं तो लिक्विड के अंतर्गत जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना वे वीक वांडर वाल फोर्स के द्वारा ज्वाइन होते हैं, अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना बहुत कम होता है। तो हम अगर लिक्विड को कहीं रखते हैं तो जिधर का रीजन खाल होता है उधर ही पानी बहना प्रारंभ कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और टाइटली पैक्ड न होने के कारण एक मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा गुजरेगा, साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स को भी लेते जाएगा, क्योंकि वो भी पैक्ड होते हैं लेकिन पूरा तरह से टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। लेकिन गैस की बात होता है, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहते हैं, अर्थात इतना हल्का होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स इतना हल्का होते हैं कि हर जगह किसी न किसी कंपोनेंट के साथ, किसी न किसी मीडियम के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और उसके साथ एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। जैसे स्मेल जानते हैं आप लोग, स्प्रे मारा जाता है तो स्मेल एक जगह से अदर स्पेस तक आती है कि नहीं? उसका रीजन होता क्या है कि एयर के साथ डिफ्यूज हो जाता है, एयर जहां जहां जाती है वहां वहां स्मेल भी जाता है। वही गैस का एग्जांपल है कि कहीं भी जिधर हवा चली जाए या वो गैस के मॉलिक्यूल जिसके साथ डिफ्यूज हुए हो, वो कंपोनेंट जहां जहां जाएगी वहां वहां गैस के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। अब एक बर्तन हम रख दे, जैसे अष्टावक्र एगो बर्तन है, ये स्पेशल बर्तन, ओके। अब इस बर्तन में गैस के पार्टिकल रख दिए, अभी गैस के पार्टिकल इस बर्तन के सभी दिशाओं में जाएगी, ये पार्टिकल इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। मतलब ये जो पॉट बनाया है, कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर के सभी दिशाओं तक यह गैस का पार्टिकल मूव करेगी। एक हो गई ये कंपोनेंट। अब उसके बाद अगला यहाँ पे हम बात करते हैं 4 नंबर में। अब हमारे पास इतना सारा गैस है, अब इस गैसवा का वॉल्यूम ले लेते हैं, हो गया वॉल्यूम। तो हम कहेंगे ये टोटल वॉल्यूम ना कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन इसमें से एक वो गैस का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग निकाल लिए, अब कहें कि वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसका मतलब इस गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अब दोनों का कंपेयर किया जाए तो इसका नेग्लिजिबल होता है, मतलब शून्य के बराबर होगा। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि जैसे 100 वो लोग हैं, 100 लोग हैं जैसे मान लेते हैं। अब 100 पर्सन का वेट अगर जोखते हैं हम, तो मान लेते हैं कि x kg आ जाएगा। अब इसमें से एक लोग का वेट को अगर हम बात करें तो टोटल पर्सन के वेट के कंपैरिजन में एक लोग का वेट, एक आदमी का वेट अप्रोक्स बहुत कम होता है, तो बहुत कम हो जाएगा। हम इसे मान लेते हैं कि एक बाल्टी पानी में से एक बूंद पानी निकाल ले, तो उसका वॉल्यूम वहां पे नेग्लिजिबल के बराबर होगा। कोई इफेक्ट वहां पे होगा, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और सही बात करते हैं यहाँ पे टोटल गैस का वॉल्यूम और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इसके कंपेयर में 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो यही हम लोग का स्टेटमेंट यहाँ पे अब लिखना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन ए कंटेनर यहाँ पे टोटल वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल होगा, मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम
टोटल के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है, ऐसे लिखेंगे आप लोग। तो यहां पे लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल is negligible to the compare of total volume of gas, यही होगा। हम यहाँ पे लिखे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, इसका मतलब एक गैस मॉलिक्यूल का जो आयतन है वह शून्य के बराबर होता है या नगण्य होता है, किसके कंपेयर में, टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में। इसको लिखे लो, इसका हिंदी बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिए। अब इसका हिंदी लिखे हुआ आप लोग, आप लोग लिखना हिंदी। गैस के एक अणु का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में, गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है। हो गया लिख लूँ आप लोग। अब थोड़ा सा और आगे में स्टडी करेंगे। अच्छा बुढ़ा अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग अपने घर पे एक चीज मिलाए, गैस का सिलेंडर जो होता है ठंडी के दिन में और गर्मी के दिन में, इन दोनों का कंपेयर अगर किया जाए तो ठंडी के दिन में कुछ कम चलता है। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि 1 लीटर गैस हो गया, वहीं अगर गर्मी का रहता है दिन तो 7 दिन तक जाता है लगभग, और ठंडी के दिन में वो 4 से 5 दिन तक ही चलता है। उसका रीजन होता क्या है, उसमें मिलनी बात क्या है, इसको कोई एक्सप्लेन यहाँ पे इसका कर सकता है, समझा सकता है बुआ? आप काफी है। हम तो हैं समझाने के लिए, आप लोगों में समझा सकता है? ठंडी के दिन में जम जाता है क्या? हाँ, ठंडी के दिन में जम जाता है। जमने का रीजन क्या होता है बुआ? अब देखना, अब ऐसे भी तो कह सकते हैं आप लोग ना कि जैसे दूध में हम लोग दही डालते हैं जोरन, तो वो तो जम जाता है, उससे ये भी जम जाता है। पानी में तो जम जाता है, पानी में कहाँ जोरन डालते हैं? हाँ, ये तो बात है कि पानी में कहाँ जोरन डालेंगे। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ठंडी में धूप उगा हो, जैसे अभी उगा है, अगर इसमें हम आप लोगों को अगर आधा घंटे के लिए हम कहीं उस धूप में खड़ा हो जाइए तो आप आराम से खड़ा रहिएगा। लेकिन वहीं अगर गर्मी का दिन रहे, अप्रैल रहे, इस अप्रैल मई जून नहीं, जून में रहे, जून में अगर जून में धूप उगी हो और हम आपको 12 बजे कह दे कि फील्ड में खड़ा हो, तो 5 मिनट आप खड़ा रहते हैं तो साफ देह फुलाने लगता है, साफ पानी पानी हो जाता, मैं पानी पानी हो गई ना तो एकदम पूरा पानी पानी हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, और उसके बाद इरिटेटिंग फील होगा, साफ लगेगा कि जो हमको कहा है उसको पटक पटक के मारेगा, ऐसा फील होगा, बाप रे बाप, साफ देह में गिनगिनी फेंक लेगा। अच्छा भी बात अगर कहा जाएगा तो इरिटेटिंग फील होगा बहुत ज्यादा। रीजन क्या है? अब वही ठंडी के दिन में इस धूप में अगर 1 घंटे के लिए कहें आप लोगों को जाने के लिए तो आराम से 1 घंटे का दिन भर रह जाएगा, आप लोग कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? सबका रीजन एक है, टेम्परेचर, तापमान है। तो टेम्परेचर जो होता है ना वो हीट एनर्जी देता है, और आप लोग जानते हैं कि एनर्जी एक ऐसा कंपोनेंट है कि किसी भी वस्तु को इरिटेट भी कर सकता है या एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी वहां पे कर सकता है। एनर्जी के अंदर बहुत कैपेसिटी होता है, बहुत पावर होता है, कोई भी फंक्शन होता है वो एनर्जी के कारण ही होता है।
हम जो बोलते हैं वो भी एनर्जी के कारण ही बोलते हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। हम अगर कहीं जाते हैं आते हैं तो एनर्जी के कारण ही, हम कुछ सोचते हैं वो भी एनर्जी के कारण ही। तो यहाँ पे मेनली बात ये क्या है कि जो धूप उगेगी, सनलाइट में जो होता है ना, वो हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी जो होती है ना, कंपोनेंट जो होती है या पार्टिकल्स जो होती है ना, या मॉलिक्यूल्स जो होती है ना, उस सबको मोशन में ला देती है। जितना ही ज्यादा हीट एनर्जी मिलता है उतना ही ज्यादा कंपोनेंट मोशन में आ जाते हैं। और वही बात होती है कि ठंडी के दिन में गैस को हीट एनर्जी नहीं मिलता है, तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं ना, उनका मोशन स्लो हो जाता है और स्लोली वो सब को एक पास चिपक जाता है सब। तो वही कहते हैं ये जम गया है। ओके, और वो ऊपर की ओर नहीं जाता है और उस कारण से कि उसकी अवधि वहां पे मतलब 7 दिन के कंपेयर में 5 दिन तक हम लोग यूज करते हैं। तो अगर वही गर्मी का दिन होता है ना, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, हीट एनर्जी अधिक मिलती है। वही हीट एनर्जी जब गैस को दिया जाता है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं ना, वो अधिक मोशन में आ जाते हैं। और अधिक मोशन में आने के कारण उस गैस सिलेंडर के पेंदी में थोड़ा भी गैस नहीं बचता, वो सब ऊपर की ओर आ जाते हैं और हम लोग अपना यूज कर लेते हैं। तो उस कारण से अवधि अधिक हो जाती है। लेकिन ठंडी के दिन में डिक्रीज हो जाती है और गर्मी के दिन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब वही बात यहाँ पे हो रही है कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उसी के कारण गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करती है जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि गैस के पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तापमान के सीधा समानुपाती होती है। तापमान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो बढ़ेगी। अगर तापमान को घटाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑटोमेटिक घटेगी, कम होगी। तो यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो 5 नंबर लिखना है कि 4 नंबर लिखना है? 5 नंबर। तो 5 नंबर लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली proportional to the temperature। इसे लिख लीजिए वो आप लोग। इसका हिंदी में इस पे लिख दे रहे हैं, गैस की गतिज ऊर्जा तापमान के सीधा समानुपाती होती है। सीधा समानुपाती होती है। 6 नंबर में द pressure of gas arises due to the collision of gas molecules together and the wall of container, इन हो जाएगा। गैस में क्या कर रहे हैं सर? दाब
गैस दाब फिर गैस में दाब। गैस में दाब, गैस में दाब, गैस अणुओं, गैस अणुओं के परस्पर टक्कर एवं कंटेनर के दीवारों दीवारों से टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। ये नोट फ्रेंडली भी जब हो सकता है। तो उतना तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टॉपिक अब हम लोग बनाएंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसका हिंदी हो जाएगा गतिज गैस समीकरण। इसी के बारे में हम लोग तो आप लोग याद कीजिए कि एक थ्योरी हम आप लोगों को लिखाए हुए थे और वो थ्योरी का नाम था क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो था, अब इसकी जो मान्यता जो थी, इसका पोस्टुलेशन जो था, उसके आधार पे एक इक्वेशन दिया गया। ओके, और उसी इक्वेशन को कहा जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका इसी में कॉल भी आता है, क्या करें। तो हम आपको बता रहे थे कि काइनेटिक थ्योरी जो है ना गैस का, तो इसी थ्योरी के आधार पर इसकी जो मान्यताएं थी, जो साइंटिस्टों ने माना था, उसी के आधार पे काइनेटिक गैस इक्वेशन दिया गया। और काइनेटिक गैस इक्वेशन में कहा गया PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। यही है काइनेटिक गैस इक्वेशन। P आप लोग जानते हैं, P मीन्स क्या होता है? प्रेशर। अब V मीन्स क्या होता है? वॉल्यूम। M जो होता है ना, ये मास को इंडिकेट करता है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पे N जो होता है यह नंबर ऑफ मोल्स को भी इंडिकेट करता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी इंडिकेट करता है। एक मॉलिक्यूल के लिए N का मान 1 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल के लिए N का मान 2 हो जाएगा। U जो होता है ना, यह स्पीड को इंडिकेट करता है, इसे हम लोग RMS कहते हैं। ओके, और RMS जो कहता है ना, R मीन्स होता है रूट, M मीन्स होता है मीन, एस होता है स्क्वायर वेलोसिटी या स्क्वायर स्पीड, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे यू जो होता है ना, ये स्पीड को ही इंडिकेट करता है। अब यू देखिए, स्पीड भी यहाँ पे एक यू होता है और एक भी होता है। यू मीन्स होता है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, और भी मीन्स होता है फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होता है उसका इनिशियल और फाइनल ये जो होता है ना, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो सिंपल में यू लेकर चला जाता है। आप यू लेकर भी आ सकते हैं या भी लेकर भी आ सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो इसी थ्योरी के बारे में हम लोगों को जानना है और फिर हमें और कुछ निकालना है कि एक मॉलिक्यूल का हम कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू कितना कितना हो सकता है, या U का वैल्यू कितना कितना हो सकता है। हम लोग को मेनली निकालना क्या है कि U का वैल्यू कितना कितना हो सकता है। स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गैस जो होता है ना, तो गैस के पार्टिकल में स्पीड ही होता है, मास तो बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, उसमें स्पीडे होता है ज्यादातर। तो स्पीड को निकालने के लिए हम इन सभी इक्वेशंस को आज स्टडी करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के बाद हम लोग फिर आगे जो पढ़ेंगे। 4 बजाइए दीजिएगा।
पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, theory of gas, an equation have been derived which is known as kinetic gas equation। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोगों को, तो हम आप लोगों को बताए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसकी जो मान्यताएं थी उस मान्यता के आधार पर एक इक्वेशन उत्पन्न किया गया, व्युत्पन्न किया गया, और उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। और वो जो इक्वेशन है ना, वो है क्या हुआ? PV is equal to 1/3 mnu स्क्वायर, यही है। ऐसी इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। अब वही पूछा जाएगा वेयर, जहां आप ये बताइए P मीन्स क्या होता है, तो P मीन्स आप क्या बताएंगे? प्रेशर। इसका हिंदी क्या होता है? दाब होता है। V मीन्स क्या होता है? हुआ वॉल्यूम, आयतन इसकी हिंदी होती है। उसके बाद M जो होता है ना, M इंडिकेट करता है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस अणुओं का द्रव्यमान। और N जो होता है, N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स, इसकी संख्या को इंडिकेट करता है। U जो होता है ना, U इंडिकेट करता है RMS को। और वेयर सिंस हम जानते हैं कि RMS जो होता है ना, उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या इसको आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यही इंडिकेट करता है। तो मेनली हम लोग को U से ही मतलब है यहाँ पे। ओके, समझे ना आप लोग? तो इसको आप लोग उतारिए लोग, फिर U का मान हम निकालते हैं। उसको जल्दी नोट कीजिए वो आप लोग। अब यहाँ पे जो इंग्लिश में ये स्टेटमेंट लिखवाए हैं, इसका हिंदी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। हिंदी लिख दो आप लोग। गैस के, हिंदी लिखना है, गैस के गतिज सिद्धांत की मान्यताओं, गतिज सिद्धांत की मान्यताओं, गैस के गतिज सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर एक समीकरण को व्युत्पन्न किया गया। क्या? एक समीकरण को व्युत्पन्न किया गया। एक समीकरण को व्युत्पन्न किया गया। एक समीकरण को व्युत्पन्न किया गया, जिसे कहाँ लिखे इसको बताइए। जिसे गतिज गैस समीकरण कहा जाता है। जिसे गतिज गैस समीकरण कहा जाता है। जिसे गतिज गैस समीकरण कहा जाता है। लिख लोगे आप लोग? अब चलिए, और यहाँ पे ये सब हम आप लोग बताइए दिए हैं। तो अब इसी समीकरण से हम लोग U का, इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो मोशन होता है, उसी मोशन का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि किस फॉर्मूला द्वारा हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे, ये अब हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग को याद है ना,
PV इज इक्वल टू nRT। यस सर। हाँ तो उसको आप लोग याद रखिएगा, उसका भी यूज इस फॉर्मूला में आएगा। वो भी भूलने की चीज है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट, हम लोगों ने मान लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल इज 1। अगर लेट मान लेते हैं कि n का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। n किसको इंडिकेट करता है, गैस मॉलिक्यूल की संख्याओं को। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 1। तो अब इस तरह से इक्वेशन जो बनेगा हम लोग का, हम लोग तो यहाँ पे जानते हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3, उसके बाद MNU स्क्वायर होता है। तो n की जगह पर तो 1 आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, PV इज इक्वल टू 1/3 MU स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक इंटू में है तो कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ मेनली हम लोग को U कैलकुलेट करना है, तो U कैलकुलेट करना है तो U को छोड़कर इन सभी कंपोनेंट को उधर भेज देंगे। अब 3 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू, इसका मतलब 3PV इज इक्वल टू m इधर इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया क्या, U स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे U इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3PV बाई m हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिंस, चूंकि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू होता क्या है, nRT, लेकिन n की संख्या कितनी लेकर चले हैं, 1 लेकर चले हैं, तो PV किसके बराबर हो जाएगा, RT के। ये कहाँ से लिए फॉर्मूला हम लोग, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से ये फॉर्मूला दिया गया, छूट गया आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग इससे लिए फॉर्मूला। अब जहां पे PV है वहां पे हम RT को लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए U इज इक्वल टू, U अब किसके बराबर हो जाएगा, 3RT बाई M के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, एक तो ये मिल गया हम लोग का फॉर्मूला U का। देखिए U का फॉर्मूला ये निकाल दिए, एक U का फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू M/D होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी होता है, ये हम पहले जानते हैं। तो इसलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, U इज इक्वल टू रूट अंडर 3PV बाई M। अब जहां पे V है वहां पे M/D लिखेंगे कि नहीं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हुआ कि U इज इक्वल टू 3P आया V के जगह पे M/D, तो D और यहाँ पे इंटू M, M से M कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ, U इज इक्वल टू 3P बाई D। एक फॉर्मूला ये भी निकल गया कि नहीं, U का कौन है बता। देखिए तो हम पहले से जानते हैं कि V का फॉर्मूला होता क्या हुआ, M/D होता है। अब देखिए अब ये U का फॉर्मूला मिला है ना, इसको यहाँ पे उतार के लिख दिए। अब जहाँ पे V रहेगा उसके जगह पे हम M/D लिख सकते हैं, तो U इज इक्वल टू 3PV बाई M होता है। समय तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, हैंस अतः हम लोग ये लिख सकते हैं कि U निकालने के लिए हम बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या, तो 3PV बाई M, चाहे इसके जगह पे हम यूज ये भी कर सकते हैं रूट अंडर 3RT बाई M, या इसके जगह पे यूज ये भी कर सकते हैं 3P बाई D। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप लोग गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है उसमें, ये इक्वेशन है, इसे नोट कीजिए वो आप लोग। इतना तो हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने गैस इक्वेशन को कैलकुलेट कर दिया। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनवाएंगे और अप्रॉक्स ये
3 दिन का क्लास और है, स्टेट ऑफ मैटर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद स्टडी होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक है ना, उसी के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टडी करेंगे। वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो उसमें कुछ और समय लगेगा। ओके, अब वो जब हो जाएगा समाप्त तो उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। ठीक है तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग पूरा ही याद करते रहिएगा थ्योरी, और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग पूरा नोट सही सही बनाइएगा, आइएगा लोग चेक करेंगे हम। ठीक है, बाय।